हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। दोस्तों, हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहासों से मिलते जुलते प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रश्न होने वाले हैं। और आपको बता दें, ये प्रश्न जो है ये विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज से टेस्ट नंबर 5 लिया गया है। दोस्तों, हम प्रत्येक प्रश्नों को अब जहां जरूरी होगा वहां ऑप्शन को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा प्रौद्योगिकी और शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले देखिए, कुछ क्या रहा है हड़प्पा के प्रौद्योगिकी के बारे में और शिल्प के बारे में, और 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब स्टेटमेंट के बारे में आप जानते हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि हड़प्पाई लोग हथियार बनाने के लिए केवल लोहे का इस्तेमाल करते थे। अब मन में आया, अब सोचिए कि भाई लोहे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में तो हुआ ही नहीं था। ये तो महाजन पद जो आया था 600 ईसा पूर्व, उस समय लोहे का विकास हुआ। इसीलिए ये तो हमारा स्टेटमेंट हुआ गलत। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का कार्य करते थे। अब आपके दिमाग में जाएगा कि लोथल से हमने डॉकयार्ड की साक्ष्य प्राप्त की है। तब नाव तो बनते होंगे तभी तो डॉकयार्ड है ना। इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट सही हुआ। हड़प्पाई लोग कुम्हार के जो चाक होता है, कुम्हार के चाक के बारे में जानते थे। हाँ, ये बिल्कुल जानते थे। इसीलिए हमारा जो क्या पूछ रहा है सही है। और तो हमारा 2 और 3 यानी ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 2 बोलता है कि 17वीं शताब्दी के दौरान 2 भाई जिनका नाम था मदन्ना और अकन्ना, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत प्रमुख राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे थे। अब ये देखिए किस राज्य के अंतर्गत, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदाबाद या मराठा साम्राज्य। तो आपका आंसर हो जाएगा गोलकुंडा सल्तनत में। जिस समय ये लोग उभर रहे थे उस समय गोलकुंडा का सुल्तान था अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह। प्रश्न नंबर 3 पर आए। पूछ रहा है कि प्राचीन भारत के, पहले तो आपको दिमाग में प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारत के बारे में, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सी पुस्तक जो है भारत के बारे में वर्णन करती है। अब देखिए पुस्तक के बारे में, द पेरी प्लस ऑफ द एरिथियन सी, ये बिल्कुल था, आपने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा होगा इस बुक के बारे में। टॉलमी नामक व्यक्ति ने ज्योग्राफिका लिखी, उसमें भी भारत के बारे में वर्णन किया गया है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, उसमें भी भारत के बारे में वर्णन किया गया है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों सही है। प्रश्न नंबर 4 ध्यान से पढ़िएगा। लिख रहा है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत किसके बारे में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है ध्रुपद शैली। ध्रुपद शैली के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, इन पे बोल रहा है कि आप बताइए क्या सही है इसमें। हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ सही और गलत जो होगा या नहीं, ये जो भी हो यहाँ जरूर पढ़ लेना। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ध्रुपद की लोकप्रियता के लिए ग्वालियर के महाराजा मान सिंह तोमर मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। बिल्कुल, ग्वालियर के जो शासक थे मान सिंह तोमर, उन्होंने ने बहुत संरक्षण दिया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो ध्रुपद शैली है उसको। तानसेन जो अकबर के दरबार में थे एक महत्वपूर्ण ध्रुपद गायक थे क्या। ये बात सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी।
अब प्रश्न नंबर 5 के बारे में देखें। बोल रहा है कि वैशेषिक दार्शनिक प्रणाली, वैशेषिक दार्शनिक प्रणाली के संदर्भ में पहले देख लीजिए क्या है। ये एक दर्शन है। कौन सा दर्शन? वैशेषिक दर्शन। इसके कुछ सिद्धांत है, विचार है कि ये यह घोषणा करती है कि मोक्ष जो है, पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको तोड़ तोड़ के बताएंगे। मोक्ष ब्रह्मांड की परमाणु, प्रकृति और आत्मा से इसकी भिन्नता को पूरी तरह से पहचानने पर निर्भर करता है। देखिए इसे कुछ समझ में नहीं आएगा, आप इसको ऐसे पढ़ें। यह ये घोषणा करता है कि मोक्ष जो है, पहले अलग रखिए, मोक्ष जो है ब्रह्मांड की परमाणु, ब्रह्मांड की परमाणु, प्रकृति, परमाणु की जो प्रकृति है उसके, और आत्मा, और जो आत्मा है उसमें जो भिन्नता है, उसके अलग अलग गुण हैं, उसको अगर पूरी तरह से आप पहचान गए, उनकी भिन्नता को पहचान गए, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या ये बात बोलता है? हाँ, ये बिल्कुल बात बोलता है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा कथन है कि यह अवयवों को 3 तत्वों यानी भूमि, जल, वायु में कठोरता से वर्गीकृत करता है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि ये 3 नहीं 5 तत्वों को सम्मिलित करता है। कौन कौन? पहला भूमि, जल, वायु, अग्नि और गगन, जिसको ईथर भी बोला जाता है। ये बोलता है कि इन तत्वों के आपस में जब ये तत्व आपस में मिलने लगते हैं तब सृष्टि की संरचना होती है, परंतु जब ये विघटन होते हैं तब इस संसार का अंत हो जाता है। इसीलिए 3 नहीं 5। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली एक, ए नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 बोलता है सातवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सातवाहनों के बारे में बात करें आप। पहला स्टेटमेंट है कि सातवाहनों ने ब्राह्मणों को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा प्रारंभ की। हाँ, ब्राह्मणों को जो ग्राम दान में देते थे उस पे कर नहीं लिया जाता था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्रकृति थी। क्या उनकी राजकीय भाषा प्रकृति थी? यस। क्या उन्होंने तीसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने ज्यादातर सोने के सिक्के जारी किए? नहीं, उन्होंने सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। स्टेटमेंट क्या सही होगा? 1 और 2, 1 और 2। देखिए दोस्तों, आप ध्यान पूर्वक हर प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न नंबर 7 उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछ रहा है। उत्तर वैदिक काल के बारे में अब क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना। आपको सही नहीं बताना है, जो सही है वो नहीं बताना है, जो सही नहीं है उसको बताना है। राजा के पास एक अस्थाई सेना थी? नहीं, राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। तो हमारा आंसर तो यही आ गया, ऑप्शन नंबर ए। परंतु और चल आगे देख लेते हैं। समाज 4 वर्णों में विभक्त था? हाँ, बिल्कुल था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन सी यज्ञ की दक्षिणा में भूमि दान की प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं हुई थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम दक्षिणा में आपको भूमि दान नहीं दे सकते हैं। देवताओं की आराधना के रूप में यज्ञ और अनुष्ठान प्रमुख हो गए थे? बिल्कुल, यज्ञ और अनुष्ठान उत्तर वैदिक काल में प्रमुख हो गए थे। अब प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 बोलता है मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल ध्यान रखिए, मौर्य किसके बारे में? मौर्य काल में। क्या पूछ रहा है? कृषि के व्यवस्था के बारे में स्थिति के संदर्भ में बताइए, यानी कृषि की स्थिति क्या थी इसके बारे में आप बताइए। क्या पूछ रहा है? इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है वो बताइएगा आप। बोल रहा है कि मौर्य के राज्य में कृषि की भलाई के लिए सिंचाई और विनियमित जल आपूर्ति की व्यवस्था करता था क्या मौर्य राज्य? बिल्कुल करता था, बिल्कुल करता था। स्टेटमेंट नंबर 2 मौर्य राज या दासों को कृषि कार्य में संलग्न किया जाता था? यस, उस समय दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था, इसलिए दोनों दो सही है। फिर अब
स्टेटमेंट नंबर 3 बोल रहा है, कथन 3 है कि जंगल में भूमि की कृषि के अंतर्गत लाने के लिए नए किसानों को कर में छूट दी गई तथा मवेशियों, बीजों और धनों की आपूर्ति की गई। क्या ये ऑप्शन सही, ये स्टेटमेंट सही है? ये बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों सही है। प्रश्न नंबर 9 किसके बारे में? गुप्त काल के संदर्भ में पूछ रहा है। गुप्त काल में कवि किस निम्नलिखित में से किसके बारे में? चंद्रगुप्त 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 द्वितीय के दरबारी कवियों के बारे में, जो दरबारी कवि कौन थे उनके बारे में पूछ रहा है। पहला है रविकृति। रविकृति चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि नहीं थे। ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अमर सिंह, ये बिल्कुल थे। अमर सिंह की एक पुस्तक है जिसका नाम है अमरकोश। कालिदास, कालिदास क्या दरबारी कवि थे? बिल्कुल थे। और कालिदास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें आप जान लीजिए। पहला अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम, इनके महाकाव्य हैं रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 2 और 3। प्रश्न नंबर 10 ये बोलता है जैन धर्म। किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जैन धर्म के बारे में देखिए। बोल रहा है कि जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कभी अस्वीकार नहीं किया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलती है। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि देवता के अस्तित्व रहेगा, परंतु उनका स्थान हमारे जीन जो है, जो जैन धर्म में जीन है, उनसे नीचे रहेगा। स्टेटमेंट नंबर 2 बौद्ध धर्म के विपरीत इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की। नहीं, बौद्ध धर्म ने निंदा की, जैन धर्म ने निंदा नहीं की या कुछ नहीं बोला इस पे, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट गलती हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य ही है कि सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। केवल 3। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में पूछ रहा है। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, इन पे विचार कीजिए। पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल में महिला दासियों का प्रचलन था। ठहर जाइए, क्या महिला दासियों का प्रचलन था? अब देखिएगा कि वेदों में यह उल्लेख किया गया है कि पुरोहितों को गाय और महिला दासियों को दान दिया जाता था। तब ये बोल सकते हैं हम कि हाँ, महिला दासियों का प्रचलन था। महिला दासियों का प्रचलन था। सेकेंड अप स्टेटमेंट देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में भूमि एक सुस्थापित संपत्ति थी क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलती हुआ। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का व्यापक रूप से प्रचलन था क्या? नहीं, बाल विवाह का तो प्रचलन नहीं था, परंतु विवाह की एक नियोग प्रथा थी और एक विधवा विवाह उसमें उस समय प्रचलन में था। इसीलिए ऑप्शन ए ओनली 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद में से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये नृत्य शैली है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ये स्टेटमेंट है, ये वर्णन करता है। पहले, इंद्रिय और गीतामक, यह नृत्य रूप दैव एवं मानव उदात्त और लौकिकता को छूता प्रेम व उत्साह का एक नृत्य है। यह एक उच्च शैली का नृत्य है और कुछ मात्रा में शास्त्रीय नाट्य शास्त्र तथा अभिनय दर्पण पर आधारित है। इसकी अभिव्यक्ति की तकनीकियां 2 आधारभूत मुद्राओं चौक एवं त्रिभंग के समान निर्मित होती है। धर संचालन, जो धर संचालन है, इस नृत्य शैली का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट लक्षण है। ये कौन से नृत्य के बारे में वर्णन करता है? ये है ओडिसी नृत्य। ये
ओडिसी नृत्य के बारे में वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 13, देखिए बीच बीच में आपको करंट अफेयर का भी प्रश्न मिल जाएंगे, इसको भी आपको देखना जरूरी है। प्रश्न नंबर 13 है कि उपग्रह इंटरनेट या अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, पूछ क्या रहा है, सही कथन पूछ रहा है। अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए उपग्रहों को निम्न भू कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट और भू स्थैतिक कक्षा दोनों में स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल, इंटरनेट के लिए हम लो अर्थ ऑर्बिट और भू स्थैतिक कक्षा दोनों में स्थापित करते हैं, अब उपग्रह को स्थापित करते हैं। डीटीएच के प्रसारण के विपरीत यह एक दो तरफा संचारण है। बिल्कुल, डीटीएच में सिर्फ वन वे प्रसारण होता है, जबकि ये इंटरनेट है, इंटरनेट में दोनों तरफ से संचार होता है। स्टेटमेंट नंबर 3, स्टारलिंक स्टारलिंक एक इंटरनेट प्रणाली है। भूस्थैतिक उपग्रह आधारित इंटरनेट का एक उदाहरण है? नहीं। देखिए, ये भूस्थैतिक नहीं, ये निम्न भू कक्षा का प्रयोग करता है। ये निम्न भू कक्षा का प्रयोग करता है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट का प्रयोग करता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हुआ और हमारा 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए दोस्तों, आगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, 1858 के प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1958 में ये अधिनियम बना था, इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। बोल रहा है कि अधिनियम जो है पुरातात्विक उत्खनन को विनियमित करता है और रूपकृतियां एवं नकाशियों के संरक्षण पर ध्यान देता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर ये बोलता है कि इस अधिनियम के अनुसार पुरातात्विक स्थल से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, यानी ऐसा क्षेत्र को संरक्षित करता है जो जिसमें ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ऐसे भग्नावशेष या परिशेष शामिल हो जो कम से कम 1000 वर्षों से विद्यमान है। दोस्तों, ये 1000 वर्षों नहीं होता है, ये 100 वर्ष होता है, ये 100 वर्ष विद्यमान होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3, ये पूछ रहा है कि इस अधिनियम में हाल ही में संशोधन हुआ है जिसमें राज्य सरकारों को संरक्षित क्षेत्र जो है उसके चारों ओर 100 मीटर से बाहर क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति देता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये राज्य सरकारों को नहीं, ये शक्ति केंद्र सरकार को दिया गया है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ओनली एक यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता। फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करने के लिए बोला है। हड़प्पावासी दुर्गा, अम्बा, काली जैसी देवियों की पूजा करते थे क्या? ऐसा कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। हाँ, हड़प्पावासी उर्वरा की देवी पृथ्वी को मानकर इनकी पूजा करते थे एवं उपासना करते थे। हड़प्पावासी लिंग की पूजा करते थे क्या? हाँ, ऐसा तो है कि हड़प्पावासी लिंग की पूजा करते थे, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2 यानी बी नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित दार्शनिक पद्धतियों के बारे में कौन सी केवल भौतिकवाद में विश्वास करती है? ये दर्शन लोकायत है। लोकायत, इसके बारे में कुछ तथ्य जान लें। इसको चार्वाक दर्शन भी बोलते हैं, जो केवल भौतिकवाद में विश्वास करता है। ये दर्शन ये बोलता है कि मृत्यु ही मानवता का अंत है और सुख भोगना ही जीवन का एकमात्र वस्तु है। इन्होंने ये क्लियर किया कि मृत्यु के पश्चात कोई जीवन नहीं है, कोई न स्वर्ग है न नरक है, कोई कर्मवाद नहीं है और कोई पुनर्जन्म नहीं होता।
प्रश्न नंबर 17 में हम देखते हैं, बोला कि प्राचीन भारत के संदर्भ में शब्द दिए गए हैं भुक्ति, विषय और विधि। विधि ये जो शब्द है किससे संबंधित है? ये शब्द प्रशासनिक विभाजन से संबंधित है। देखिए, गुप्त काल में अपने साम्राज्य को प्रांतों में गुप्त राजाओं ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया था। उसी प्रांतों को भुक्ति नाम से जाना जाता था और उन प्रांतों को जिलों में विभक्त किया गया था, जिसको जिला को विषय बताया गया है और उन विषयों को विधि में फिर से विभाजित किया गया था। इसीलिए ये प्रशासनिक विभाजन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18 ये पूछ रहा है कि मुगल शासन के दौरान मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। स्टेटमेंट नंबर 1, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में अपनी जीत के बाद इसकी स्थापना की थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी स्थापना अकबर ने किया था, वो भी अपने राज्यारोहण के 19 सालों के बाद। स्टेटमेंट नंबर 2, इस प्रणाली के तहत मनसबदारों को अपना निजी सैन्य बल रखने का अधिकार था या रखना पड़ता था। बिल्कुल, ये सही है। मनसबदारों के वेतन रुपयों में निश्चित किए जाते थे और उन्हें जागीर देकर भुगतान किया जाता था। देखिए, उनका वेतन तो रुपयों में निश्चित किया जाता था, परंतु उन्हें रुपया नहीं दिया जाता था, उन्हें जागीर के रूप में भुगतान किया जाता था। इसीलिए अब पूछ क्या रहा है, क्या सही है? इसीलिए हमारा हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 19, ये करंट का एक प्रश्न है कि स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप प्रायः किसके संदर्भ में सुर्खियों में रहा है? ये किसके संदर्भ में रहा है? तो ये आपका हो जाएगा G20 के संदर्भ में। G20 के संदर्भ में। G20 के संदर्भ में। G20 के संदर्भ में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि शासा समिति के सिफारिश पर सरकार ने PVTG के रूप में सबसे कमजोर समूहों की पहचान की। देखिए, ये शासा समिति नहीं थी, ये वर्ष 1973 में ढेबड़ समिति थी, यानी ढेबड़ आयोग थी। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। अब सेकेंड स्टेटमेंट है कि PVTG की पहचान के मानदंड में क्या घटती या स्थिर जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर शामिल है? क्या इसके जो मानदंड हैं, क्या उनकी जनसंख्या घटती है, उसको रखा गया है, या टेक्नोलॉजी के जो पूर्व जो कृषि का स्तर है उसको भी शामिल किया गया है? हाँ, बिल्कुल, ये आपका सही है। अब जनजाति जो है कथोरी, जारवा, कोरग, क्या इसके उदाहरण PVTG के उदाहरण है? बिल्कुल उदाहरण है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय इतिहास के संदर्भ में खुद कास्ट और पाही कास्ट शब्दों का प्रयोग किया गया था किसके लिए? ये किसानों के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, ये किसानों के लिए खुद कास्ट और पाही कास्ट का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 22 के बारे में जान रहे हैं कि रुद्रदामन प्रथम के संदर्भ में, अब किसमें? रुद्रदामन प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि उसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र में सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के लिए कार्य किया। बिल्कुल किया। सुदर्शन झील जो काठियावाड़ क्षेत्र है उसका पुनरुद्धार रुद्रदामन प्रथम ने किया था। फिर आपका
उसने विशुद्ध संस्कृत में पहला बृहद शिलालेख जारी किया। बिल्कुल सही बात है। कहा जाता है कि उसके शासनकाल के दौरान सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार के लिए भारत आया था। नहीं, सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इनके शासनकाल में नहीं आया था। ऐसा कहा जाता है कि पार्थियन राजा गोंडोफर्निस के शासनकाल में आए थे। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत ही हो जाता है। तो आपका सही हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन बी। 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, युग्मों पर विचार कीजिए। ये बोल रहा है कि विशाख दत्त विशाख दत्त की जगह साहित्य मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त के जो साहित्य है क्या मुद्रा राक्षस है? बिल्कुल, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक साहित्य की रचना की थी। बाण भट्ट ने हर्षचरित्र नामक साहित्य की रचना की थी। विल्हन ने विक्रमादेव चरित्र की रचना की थी। बिल्कुल सही है। इसीलिए ये तीनों सम्मिलित है। 1, 2 और 3 तीनों सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 24। भारत के प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में गर्त आवास मुख्य रूप से संबंध थे। तो पहले आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा बुर्ज होम। अब बुर्ज होम कहाँ है? बुर्ज होम जो है वो कश्मीर में, और कश्मीर की एक नौपाषाणकालीन एक महत्वपूर्ण बस्ती है। नौपाषाण काल में यहाँ नौपाषाण के लोग यहाँ एक पठार पर बने गर्तों में निवास करते थे। पठार पर बना एक गर्त जो था उसी में निवास करते थे। इसीलिए इसका नाम बुर्ज होम, ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 25। हाल ही में भारत ने G20 देशों से भगोड़े आर्थिक अपराधियों के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए बहुपक्षीय कार्रवाई अपनाने का आह्वान किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी शब्द को भारत में किसी भी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये परिभाषित किया गया है। अब स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। भारत सरकार देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल। अब ऐसा कानून है कि भारत सरकार देश जो छोड़कर भाग रहे हैं उनके आर्थिक अपराधी जो हैं उनकी संपत्तियों को जब्त कर सकती है। इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26। गुप्त काल के न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब गुप्त काल के न्यायिक व्यवस्था के बारे में देखिए, पूछ रहा है कि इस अवधि के दौरान दीवानी और आपराधिक विधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित किया गया था। बिल्कुल किया गया था। दीवानी और आपराधिक विधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। विधियां वर्ण भेद पर आधारित थी। देखिए, हाँ, ये तो सही है। विधि जो है वो वर्ण के आधार पे आधारित थी और उसी के हिसाब से दंड भी दिया जाता था। कारीगरों, व्यापारियों की श्रेणियां स्वयं निर्मित विधियों द्वारा शासित होती थी क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए ऑप्शन 1, 2 और 3 1 और 2, 3 सही है। प्रश्न नंबर 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सीलबंद कभर न्याय शास्त्र पद को सही ढंग से सीलबंद कवर न्याय शास्त्र पद को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो देखिए, हम इसमें सिर्फ पहले इसका ऑप्शन ही जान लें कि यह उच्चतम न्यायालय और कभी-कभी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सरकारी एजेंसियों से सीलबंद लिफाफे में जानकारी मांगने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रथा है जिसे केवल न्यायाधीशों द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 28 मुगल साम्राज्य में आने वाले विभिन्न विदेशी व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन इसमें सही है। एंटोनियो मोन्सेरेट एंटोनियो मोन्सेरेट एक पुर्तगाली पादरी था जिसे अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए मुगल दरबार में भेजा गया था। क्या यह सही है? यस यस, यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फ्रांसवा वर्नियर एक फ्रांसीसी था जिसने राजकुमार दाराशिको के चिकित्सक के रूप में सेवा दी थी। बिल्कुल सही है। सर थॉमस रो एक अंग्रेज राजनयिक था। बिल्कुल सही बात है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने हेतु सम्राट शाहजहां नहीं, ये जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया और हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1 और 2। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। प्रश्न नंबर 29 वीर शैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संस्थापक जो वासवन्ना थे वो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। देखिए, जो संस्थापक वासवन्ना थे उनका कार्यकाल था, यानी उनकी जो जीवन थी वो 1106 से लेकर 1168 के बीच में था, जबकि शेख निजामुद्दीन औलिया का जो कार्य यानी जो जीवन अवधि था वो 1238 से लेकर 1325 के बीच में, इसीलिए ये तो समकालीन हो ही नहीं सकते हैं, इसीलिए अब स्टेटमेंट 1 गलत। सेकंड स्टेटमेंट, इस परंपरा का मानना है कि प्रत्येक भक्त को भगवान शिव में विलीन होने से पूर्व पुनर्जन्म में अनेक चक्रों से गुजरना पड़ता है। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। इनका मानना है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में विलीन हो जाएंगे तथा वे इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे, अतः वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। वीर शैववाद ने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया। ये बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन है सी, ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 30 मध्यकालीन से संबंधित प्रश्न है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कराचिल अभियान निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ये अभियान शुरू की गई थी। कराचिल जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कांगड़ा क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 31 शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष को निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ये वेदांग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वेदों का उचित समझ के लिए 6 वेदांग विकसित किए गए थे, जिनमें इन सब का उल्लेख मिलता है वेदांग में। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि अष्टधाई पतंजलि द्वारा लिखी गई थी। नहीं, अष्टधाई जो है ये पाणिनि द्वारा लिखी गई थी, अष्टधाई पतंजलि द्वारा नहीं लिखी गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट, सर्ववर्मन नामक एक महान ख्याति प्राप्त विद्वान ने का तंत्र व्याकरण की रचना की। बिल्कुल सही बात है। ये जो था ये सर्ववर्मन जो है वो हाल नामक सातवाहन शासक का एक
प्रतिष्ठित दरबारी था, एक प्रतिष्ठित दरबारी था जिन्होंने काथ तंत्र व्याकरण की रचना की। हाल द्वारा, हाल ये सतवाहन शासक था। हाल ये संस्कृत में एक महान काव्य कृति गाथा सप्तशती की रचना की। कृति गाथा सप्तशती की रचना की। नहीं, देखिए, ये जो गाथा है ये संस्कृत भाषा में नहीं, प्राकृत भाषा में इन्होंने एक सप्तशती की रचना की थी। इसीलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है और आपका ओनली 2 यानी ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 33, प्रायः सुर्खियों में रही छठी आकलन रिपोर्ट, छठी आकलन AR6 प्रकाशित की गई किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली की विशेषता है? ये स्थापत्य कला की नागर शैली की विशेषता है। अब इसमें विशेषता देखते हैं। नागर शैली आप जानते हैं कि ये उत्तर भारत की मंदिरों की स्थापत्य शैली है और दक्षिण भारत की मंदिरों की स्थापत्य शैली द्रविड़ शैली है। इसलिए हम देखते हैं नागर शैली की स्थापत्य शैली क्या है। संपूर्ण मंदिर एक पत्थर के चबूतरे पर निर्मित होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मंदिरों का एक विषय चार दीवारी से घिरा होता है। नहीं, ये 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 दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली की विशेषता है। ये नागर शैली की विशेषता नहीं है। गर्भगृह के सबसे ऊंचे मीनार के नीचे स्थित होता है। गर्भगृह जो है वो सबसे ऊंचा जो मीनार है उसके नीचे स्थित होता है। उसके नीचे स्थित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है। मंदिर परिसर में एक बड़ा जलाशय निर्मित होता है। नहीं, ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 35 पर आए तो पारंपरिक रंगमंच भवाई, ये एक रंगमंच है भवाई, इसके बारे में बोल रहा है कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? कच्छ और काठियावाड़। यस, इस कला का मुख्य क्षेत्र है कच्छ और काठियावाड़। बोल रहा है कि इसमें वाद्य यंत्र के रूप में केवल, जहां आ जाए केवल, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, केवल तबला और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। नहीं, ये बात गलत है। केवल इन्हीं दो का नहीं, इसमें भूंगल, तबला, बांसुरी, पखावज, रबाब, सारंगी, मंजीरा आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए स्टेटमेंट गलत हुआ। और इस कला में भक्ति और रूमानी भावनाओं का दुर्लभ समन्वय होता है। क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 36, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के साथ उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य अस्तित्व में आए। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत राजवंश हैं? अच्छा, इसमें बोल रहा है कौन से जो है ये दिया जा रहा है राजपूत वंश कौन कौन से हैं। राजपूत वंश कौन कौन से हैं? देखिए, कनौज का गढ़वाल राजपूत वंश था, बिल्कुल था। मालवा का परमार, हाँ बिल्कुल राजपूत वंश था। अजमेर का चौहान, हाँ बिल्कुल राजपूत वंश था। कलचूरी बिल्कुल। बुंदेलखंड का चंदेल बिल्कुल राजपूत वंश थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 और 5 सारे के सारे सही है। प्रश्न नंबर 37, भारतीय के मध्यकालीन इतिहास के दौरान मुजरियान आमतौर पर थे। मुजरियान कौन थे? मुजरियान भूमिहीन मजदूर थे। भूमिहीन मजदूर थे। भूमिहीन मजदूर थे। भूमिहीन मजदूर थे। भूमिहीन सॉरी सॉरी गलत, ये नहीं होगा। मुजरियान जो थे, मुजरियान काश्तकार किसान थे। काश्तकार किसान थे। मुजरियान आम एक काश्तकार किसान थे। प्रश्न नंबर 38, किस शासक को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है? तो दंतीदुर्ग को माना जाता है। दंतीदुर्ग को माना जाता है। दंतीदुर्ग को माना जाता है। दंतीदुर्ग को माना जाता है।
प्रश्न नंबर 39, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में समहर्ता को संदर्भित समहर्ता शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? समहर्ता शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ये मौर्य काल में कर निर्धारण करने वाले अधिकारी को समहर्ता कहा जाता था। कर निर्धारण करने वाले अधिकारी को समहर्ता कहा जाता था। प्रश्न नंबर 40 अकबर ने 1580 में साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया। अकबर ने 1580 में साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें सूबा कहा जाता था। जिन्हें क्या बोला जाता था? सूबा कहा जाता था। इस संदर्भ में अकबर द्वारा प्रांतीय स्तर पर निम्नलिखित में से किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई? देखिए, पहले आपको बता दें कि ये जो अधिकारी थे उसमें था एक सूबेदार, एक दीवान, एक बख्शी, एक सद्र, एक काजी और एक वाकिया नवीस की नियुक्ति की जाती थी। तो अब मिला लीजिए इसमें। अमल गुजार था क्या? नहीं। बख्शी था क्या? बिल्कुल। फौजदार था क्या? नहीं। फौजदार था क्या? नहीं था। वाकिया नवीस था? यस था। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न नंबर 41, बीजापुर के गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, विचार कीजिए। यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बिल्कुल है। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का ही मकबरा है। यह स्मारक दीवार विहीन है तथा यह बाहर और अंदर दोनों तरफ से गोलाकार है। नहीं, ये दीवार विहीन नहीं है। इसकी एक बाहरी दीवार है जो आकार में वर्गाकार है। ये गोलाकार नहीं है, वर्गाकार है। इसीलिए ऑप्शन 2 गलत हुआ और आंसर हो जाएगा ओनली 1 सही है। 41 का ए ओनली 1 सही है। प्रश्न नंबर 42 पे जाएगा। प्रोजेक्ट एलोरा, ये एलोरा है ELLORA, एलोरा। इसके संदर्भ में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यह संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है क्या? नहीं। यह दुर्लभ भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 2015 में प्रोजेक्ट एलोरा यानी इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज की शुरुआत की थी। इसीलिए ये माइक्रोसॉफ्ट की पहल है। भारत की एक संस्कृति मंत्रालय की पहल नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? दुर्लभ भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करना और उन्हें संरक्षित करना। बिल्कुल सही है, अभी जैसे मैंने बोला। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर होगा नहीं पूछ रहा है, इसीलिए ओनली 1 सही हो जाएगा। यानी ओनली 1 सही नहीं है। अब अगला प्रश्न पर आ जाए। प्रश्न नंबर 43। प्राचीन भारत के महाजन पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए मुख्य उत्तरदायी था? तो कौन सा कारण था? लौह खदानों का उपलब्धता। हाँ, लोहा की खोज हो चुकी थी और मगध के आसपास ही लौह खदानें थी। सेना में हाथियों का प्रयोग। बिल्कुल, सेना में हाथियों का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक मगध का ही शासक था। मगध समाज का रूढ़िवादी चरित्र नहीं, मगध गैर रूढ़िवादी चरित्र का था। इसीलिए ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ए नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 44, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में अरवस्क क्या था? यह कलात्मक सजावट का एक रूप था। देखिए, अरवस्क का शाब्दिक रूप जो होता है वो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी अर्थ होता है अरबी शैली। प्रश्न नंबर 45,
निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों में से किसकी रचना कालिदास द्वारा नहीं की गई थी? यह ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है नहीं की गई थी। कुमार संभव क्या की गई थी? यस। विक्रमोर्वशीय, यस की गई थी। अभिज्ञान शकुंतलम, हाँ की गई थी, जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको। हाँ, शिशुपाल वधम जो है ये कुमार ये कालिदास के द्वारा नहीं की गई थी। ये कालिदास द्वारा नहीं, ये एक कवि थे जिनका नाम था माघ। माघ कवि द्वारा शिशुपाल वधम की रचना की गई थी। प्रश्न नंबर 46 ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में विचार करने के लिए बोला, ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो राजा का पद सामान्यतः आनुवंशिक था क्या? राजा का पद सामान्यतः आनुवंशिक था क्या? हाँ, मान सकते हैं राजा का पद सामान्यतः आनुवंशिक था, हालांकि ये वंशानुगत नहीं था। विदत और गण की जैसे संगठन राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, नहीं। आपने पढ़ा होगा सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, इसीलिए ये गलत है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। बिल्कुल सही है, किसी भी न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ए 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 के बारे में जानते हैं कि निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। कर्नाटक संगीत का रूप कौन नहीं है? कर्नाटक संगीत का रूप कौन नहीं है? गीतम बिल्कुल है, स्वराजाति यस है, पद है, परंतु ख्याल नहीं है। ख्याल जो है वो हिंदुस्तानी संगीत का ये रूप है, हिंदुस्तानी संगीत का ये रूप है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ख्याल। ख्याल। देखिए इतना एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, ये पूछ रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? यह कला रूप उन विषयों से संबंधित है जो महाराष्ट्र क्षेत्र में ग्रामीण जीवन की सामाजिक जीवन शैली और क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं। इन चित्रों में पुरुषों और महिलाओं की सर्पिल संरचनाएं और केंद्रित गोलाकार डिजाइन तारपा नृत्य के प्रतीक है। इन चित्रों को साधारणतः मिट्टी और गोबर आधारित सतह पर चित्रित किया जाता है। पहले गेरू में जो लाल मिट्टी से लेप किया जाता है और फिर सफेद सफेद रंग के लिए चावल के पेस्ट का लेप किया जाता है। इस चित्रकला के लिए ब्रश के स्थान पर सालती घास या बांस की छड़ियां का उपयोग किया जाता है। ये चित्र कौन सी चित्रकला है? इस चित्रकला का नाम है वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला, वर्ली चित्रकला। प्रश्न नंबर 49 में पूछा गया है कि ये चित्रकला दी गई है, इधर ये क्षेत्र दिया गया है, आपको मिलान करना है कि कौन सा चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन सी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग केरल से संबंधित है क्या? नहीं, ये तेलंगाना से संबंधित है, ये तेलंगाना क्षेत्र से संबंधित है, इसीलिए ये गलत हो गया। मधुबनी चित्रकला बिहार से, बिल्कुल बिहार से। पट्टचित्र चित्रकला जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल है। पिछवाई चित्रकला ये राजस्थान क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सुमेलित है, तो इसीलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाल ही में सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के विशाल भंडार होने की सूचना मिली थी। यह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ये सलाल और हैमान जो क्षेत्र है वहाँ लिथियम के विशाल भंडार मिले हैं। ये भारत के किस क्षेत्र में है? ये भारत के जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में स्थित है, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 51 विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है कि इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, बिल्कुल की थी। आप जानते होंगे 1336 में
1336 में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। इस साम्राज्य की सीमा आधुनिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित थी क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत है। इस साम्राज्य की जो सीमा है वो आधुनिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। इसलिए बोल सकते हैं ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। इस साम्राज्य के शासकों के मदुरै के सुल्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। नहीं, ये मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे जी। ये मैत्रीपूर्ण नहीं, ये प्रतिद्वंदी संबंध थे। इसीलिए ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हुआ और स्टेटमेंट सही होगा वन, ओनली वन सही होगा। अब एक प्रश्न है, आर्गन ऑन ए चिप तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो किसी अंग की गतिविधियों और शारीरिक अनुक्रिया का अनुकरण करते हैं। ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। यह पूरी तरह से कृत्रिम और इसमें कोई मानव कोशिका नहीं है। नहीं, ये गलत है। इसमें मानव कोशिका होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। इसका उपयोग दवाओं के परीक्षण हेतु जानवरों को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। प्रश्न नंबर 53, कृष्णाटम और मोडियेट्टू लोकनाट्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कृष्णाटम और मोडियेट्टू जो लोक नृत्य है ये केरल से संबंधित है। ये केरल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 54, येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना है। इसे विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। उद्यान माना जाता है। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह मिसिसिपी नदी के पूर्व में स्थित है। क्या यह मिसिसिपी नदी के पूर्व में स्थित है? नहीं, ये मिसिसिपी नदी के पूर्व में स्थित नहीं है। यह ग्रिजली बेयर और भेड़िया का आवास स्थान है। क्या ग्रिजली बेयर यानी भालू बेयर और भेड़ियों का आवास स्थान है क्या? बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। इसीलिए अब आंसर क्या पूछा है? क्या सही नहीं है? तो 2 सही नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। केवल दो। प्रश्न नंबर 15, भारत में मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन पर पहला मुगल आक्रमण अकबर के शासन काल के दौरान हुआ था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम अकबर ने ही दक्कन पे पहला आक्रमण किया था। जहांगीर के शासन काल के दौरान महावत खान का विद्रोह हुआ था, जिसके कारण मुगल सम्राट की गिरफ्तारी हुई। जी बिल्कुल, महावत खान के कारण ही मुगल सम्राट की जहांगीर की गिरफ्तारी हुई थी। औरंगजेब के शासन काल में अहमदनगर के निजाम शाही राज का अंत हुआ। नहीं, ये औरंगजेब के शासन काल में नहीं, शाहजहां के शासन काल में। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है और आपका सही हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। प्रश्न नंबर 56, प्राचीन भारत में मौर्यों ने एक विस्तृत आर्थिक प्रशासन के माध्यम से कई आर्थिक कार्यकलापों का नियंत्रण किया था। अब आपको बताना है कि किन क्षेत्रों में राज का एक अधिकार था। खान के क्षेत्र में यस था। मदिरा के बिक्री के क्षेत्र में एक अधिकार था क्या? यस था। हथियारों के निर्माण, हाँ, इस पे भी राज का एक अधिकार था। यानी इन तीनों पे राज ही
राज ही इसकी अनुमति देती थी। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 56 का डी। डी 1 2 3 तीनों सही है। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद किसके द्वारा लिखी गई थी? बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अश्वघोष के द्वारा। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। अब आ जाइए, प्राथमिक कृषि सहकारिता साख समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसका आंसर हो जाएगा, वे विभिन्न कृषि और किसानी गतिविधियों के लिए किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के किसान ऋण प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है, ऋण प्रदान करते हैं। वे राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों सहित 3 स्तरों का सबसे निचले स्तर का गठन करते हैं। बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है। तीनों सही है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में उलुक और दावा शब्द किससे संबंधित है? उलुक और दावा शब्द जो है ये डाक व्यवस्था से संबंधित है। डाक व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या बोला है, इसमें सही बताना है आपको। वाकाटक कांस्य मूर्तियां मथुरा शैली के प्रभाव को दर्शाती है? नहीं, मथुरा शैली नहीं, ये अमरावती शैली, आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली को दर्शाती है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा होगा गलत। ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। भारत में चोलों द्वारा मूर्ति निर्माण की लुप्त मोम तकनीक की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू की गई थी। नहीं, ये चोलों द्वारा नहीं, ये हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं लुप्त मोम तकनीकी की जो व्यवस्था थी, यानी जो ये प्रयोग जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी प्रचलित था। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि चोलों ने इसकी शुरुआत की थी। स्टेटमेंट नंबर 3 है कि गुप्तकालीन कांस्य मूर्तियां सुबाह्य थी और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 3, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित वास्तुशिल्प विशेषताओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा जी, अब बोलिए। पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर, पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 733 से, यहाँ देख लें हम, इसकी स्थापना 733 से 44 के बीच में हुई थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर 1240 में, 40 में, 12 से 40 में, 1240, 1240। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर 954 में, 954। और मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर 1026 में, 1026 में। तो आप मिला लीजिए, सही कालानुक्रम क्या होगा? पहला होगा एक के बाद खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, 3 3 3
3 के बाद हो जाएगा 4 मोढेरा का सूर्य मंदिर, तब कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 62, फिर कुछ नृत्य शैली के बारे में वर्णन किया गया, आपको बताना है ये कौन सी नृत्य शैली है। यह दक्षिण भारत के में तमिलनाडु से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। यह मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला के रूप में विकसित हुआ है और इसे पहले सादिर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। यह भारत के पारंपरिक नृत्यों में से पहला नृत्य है जिसे थिएटर कला के रूप में फिर से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जाना है। ये किस नृत्य के बारे में वर्णित करता है, तो ये भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के बारे में वर्णन करता है, भरतनाट्यम के बारे में वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63, महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है आपका विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अब फिर देखिए, अब ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत का वर्णन किया जा रहा है, ये कुछ वर्णन किए जा रहे हैं, अब बताना आपको कौन से भक्ति संत के बारे में वर्णन किया जाता है। इनकी शिक्षाएं जो है भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थी। इन्होंने नाम कीर्तन की आवश्यकता पर बल देने के साथ सत्संग या भक्तों की मंडलियों में ईश्वर का गुणगान करने के लिए कहा। इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसारण हेतु सत्र अथवा मठों की स्थापना तथा नाम घर या प्रार्थना गृहों को प्रोत्साहित किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्तन घोष शामिल है। ये किनके बारे में इतना वर्णन करता है, तो ये शंकर देव के बारे में वर्णन कर रहा है, शंकर देव के बारे में वर्णन करता है। शंकर देव किस क्षेत्र के थे, ये असम क्षेत्र के थे, असम क्षेत्र के थे। प्रश्न नंबर 65, फिर बोला एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में उल्लेख करता है, आप बताइए ये व्यक्ति कौन है। वह एक साहसिक अफगान व्यक्ति था, ठीक, जिसके बारे में माना जाता है कि एक ब्राह्मण मालिक की सेवा में रहने के कारण इसका अभ्युदय हुआ। वह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। अभी यहीं से पकड़ लीजिए, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये थे आपको हसन गंगू, हसन गंगू के बारे में ये बातें कर रहा है। प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 के बारे में, तुंगभद्रा द्वाब तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच स्थित क्षेत्र है, ठीक। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन साम्राज्यों या वंशों ने विभिन्न कालावधियों में तुंगभद्रा द्वाब पर नियंत्रण स्थापित किया था, कौन कौन तुंगभद्रा नदी पर स्थापित किया था, तो ये आपका हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा तीनों ने, पश्चिम चालुक्य, होयसल, राष्ट्रकूट, ये तीनों ने इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों ने। अजंता और एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, जहां अजंता में 2 मंजिली गुफाएं हैं, वहीं एलोरा में 3 मंजिली गुफाएं हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अजंता में सिर्फ 2 मंजिला गुफाएं ही पाई जाती है और एलोरा में 3 मंजिला गुफाएं पाई जाती है। पद्म पानी और वज्रपानी के चित्र अजंता गुफाओं में उपस्थित है क्या? नहीं, ये अजंता नहीं, ये एलोरा गुफाओं में उपस्थित है, जबकि एलोरा नहीं, अजंता गुफाओं में वे अनुपस्थित है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन, ओनली वन सही है, ओनली वन सही है। छत्रपति शिवाजी के अधीन मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब थोड़ा हम तेजी में चलते हैं। पेशवा, पेशवा क्या उसकी भूमिका क्या थी? सेनापति की भूमिका थी? नहीं, पेशवा की भूमिका थी अर्थव्यवस्था और राज्य के समान प्रशासन की देखभाल करना, देखभाल करना। तो ये तो गलत है। सेनापति जो था वो सेना प्रमुख था। सेनापति को सर ए नौबत कहा जाता था, जो सेना का अध्यक्ष होता था। दबीर, दबीर विदेश मामलों को देखिए, दबीर सुमंत को ही दबीर कहा जाता था, सुमंत या दबीर, ये विदेश मामले या विदेश मंत्री होते थे, बिल्कुल सही था।
बिल्कुल सही बात है। मिरासदार, मिरासदार एक अस्थाई सहायक दल, मिरासदार एक अस्थाई सहायक दल था क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ओनली टू, ओनली टू, यानी ओनली दो सही, ऑप्शन बी। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक, इनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था क्या? नहीं, ये फिरोज शाह तुगलक नहीं था, ये मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने कांसे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। क्या ये बात सही है क्या? नहीं, ये भी नहीं। इसने नहीं, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, इसलिए भी गलत है। उसने सेना के लिए एक आनुवंशिकता सिद्धांत को लागू किया, बिल्कुल सही है। उसके शासनकाल में जजिया एक पृथक कर बन गया, बिल्कुल सही है। जजिया कर इन्होंने फिर जो बंद हो गया था उसको फिर से लागू किया फिरोज शाह तुगलक ने, और ये जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लागू किया और बच्चों पर भी लागू किया। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब बोल रहा है कौन सुमेलित है, आप बताइए। चोल, चोल राजवंश के शासक कौन थे? चोल राजवंश के शासक कौन थे? देखिए, चोल राजवंश के शासक जो थे वो करिकाल थे, करिकाल थे, करिकाल थे, करिकाल थे। और चेर चेर वंश के जो शासक थे ये जो थे ये सेन गुटवन थे, सेन गुटवन थे। इसीलिए ये दो तो सही नहीं हुआ। और बादामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय, क्या ये सही है क्या? क्या ये सही है क्या? यह बिल्कुल सही है। ये केवल एक युग्म सही है, केवल एक युग्म सही है, केवल एक युग्म सही है। इसीलिए आंसर हो जाएगा बी, आंसर होगा बी, आंसर बी। अब कुचिपुड़ी नृत्य के संदर्भ में पूछ रहा है क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में क्या सही नहीं है। यह आंध्र प्रदेश में भक्ति आंदोलन के प्रतिफल के रूप में विकसित हुई थी, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में केवल पुरुष नृत्य करते थे, लेकिन अब महिला कुचिपुड़ी नर्तकियां भी भाग लेती हैं, बिल्कुल सही है। सामान्यतः कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत को तरंगम प्रस्तुति के पश्चात समाप्त कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। रुक्मिणी देवी अरुणडेला एक प्रमुख भारतीय नृत्यांगना थी जिन्होंने इस नृत्य शैली का संरक्षण किया। जी नहीं, ये रुक्मिणी देवी अरुणडेला जो है वो वो भरतनाट्यम 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 नृत्य को संरक्षण दिया था, इसीलिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। और आपको पूछ रहा है क्या सही नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी, डी आपको सही नहीं है। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि के बारे में पूछ रहा है क्या कथन सही है, क्या कथन सही नहीं है। यह मराठा छत्रपति शिवाजी और आमेर के राजा जय सिंह के बीच में हुई थी क्या? 1665 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। संधि के प्रावधान के अनुसार मराठों ने अपने आधे से अधिक किले मुगल को सौंप दिए, बिल्कुल सही है। संधि में बालाघाट के बीजापुर क्षेत्र का एक हिस्सा मराठों को दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अब प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 का मराठा साम्राज्य, फिर मराठा साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है कि इनको विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथ उन क्षेत्रों पर आरोपित चौथ उन क्षेत्रों पर आरोपित एक कर था जो मराठों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सरदेशमुखी मराठा राजा द्वारा वसूले जाने के लिए के अधिकार के रूप में किसानों पर आरोपित एक 25% कर था, नहीं 25% नहीं, 10%, 10% कर था। ये 10% कर था, ये 10% कर था, 10%, 10% कर था। इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा ओनली वन सही है, ओनली वन सही है, ओनली वन सही है। उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के बारे में, उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। उदयगिरी खंडगिरी पहले है कहाँ? ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में है। इन गुफाओं में पाल राजाओं का शिलालेख है। देखिए, जब उड़ीसा में है तो पाल राजा तो सिर्फ बंगाल बंगाल तक सीमित है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये पाल राजा नहीं, खारवेल राजाओं का शिलालेख है। शिलालेखों के अनुसार ये गुफा जैन भिक्षुओं के लिए थी क्या? ये गुफा जैन भिक्षुओं के लिए थी क्या? बिल्कुल सही बात है, ये गुफा जैन भिक्षुओं के लिए थी, इसीलिए आंसर हो जाएगा
बी ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू। प्रश्न नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? उसका उद्देश्य है कि राज्य में आत्महत्या की घटनाओं को कम करने के लिए टांकाओं टांकाओं परंपरागत वर्षा जल संचालन प्रणाली को ढकना ढकना। देखिए ये कौन सा अभियान है? ये है अनमोल जीवन अभियान, अनमोल जीवन अभियान, अनमोल जीवन अभियान। प्रश्न नंबर 76 गुप्त काल के संदर्भ में पूछ रहा है, अब विचार कीजिए। इस काल में पहली बार चांडालों का आविर्भाव हुआ। इस क्षेत्र इस काल में पहली बार चांडालों का आविर्भाव हुआ। देखिए पहली बार विस्तृत स्तर पे, बहुत ज्यादा स्तरों पे चांडालों का आविर्भाव हुआ। बिल्कुल सही बात है कि अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई और विशेषकर चांडालों की संख्या में। इस अवधि के दौरान जातियां कई उपजातियों में बट गई। बिल्कुल सही बात है, इसी काल में जातियां कई उपजातियों में बट गई। इसीलिए आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है, दोनों सही है। सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी बिल्कुल सही बात है। पहले तो जान लें कि हर्षवर्धन का शासन काल जो था वो 606 से लेकर 647 के बीच में था। उसने कनौज को अपनी राजधानी बनाई। क्या ये बात क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। उसके शासन काल में पुरोहितों को उसके शासन काल में उसके शासन काल में पुरोहितों को भूमि अनुदान देने की प्रथा पर रोक लगा दी गई। नहीं, रोक नहीं लगाई गई थी। ह्वेनसांग के अनुसार उसके शासन काल में विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ये बिल्कुल सही है। ह्वेनसांग ह्वेनसांग ये उल्लेख करता है कि डाकुओं ने डाकुओं ने लूटपाट की डाकुओं ने उसके साथ लूटपाट की थी। इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। फिर आपको देखिए दार्शनिक विचारधारा के बारे में वर्णन करता है। आपको बताना ये किस दार्शनिक विचारधारा के बारे में वर्णन करता है। दर्शन की इस विचारधारा का मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला। इसमें तर्क का प्रयोग विविध वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों का औचित्य सिद्ध करने में किया गया और मोक्ष प्राप्ति को उनके निष्पादन पर आधारित बताया गया। इस संप्रदाय के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा सत्य है। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। यह दर्शन दृढ़तापूर्वक बताता है कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसे यज्ञों में पुरोहितों को दान दक्षिणा का लाभ मिलता था और विविध वर्गों के बीच सामाजिक स्तर भेद को मान्यता मिलती थी। ये कथन किसका वर्णन करता है? तो ये कथन वर्णन करता है आपको मीमांसा का। मीमांसा दर्शन का वर्णन करता है। मीमांसा दर्शन का वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 79 अलाउद्दीन खिलजी के औजार नियंत्रण और कृषि नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने कहा कि कथन नंबर 1 है उसने वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला की लागत निर्धारित की थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसने सभी वस्तुओं के लिए एक साझा व्यापार की स्थापना की थी? नहीं, उसने सभी वस्तुओं के लिए एक साझा बाजार की स्थापना नहीं की थी। उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए थे। पहला खाद्यान्न के लिए, दूसरा कपड़ा और महंगी वस्तुओं के लिए जैसे कि चीनी, घी, तेल आदि के लिए, तीसरा घोड़ों, दासों और मवेशियों के लिए। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। उसने खजाना की कमी के दौरान आपूर्ति करने के लिए गोदामों की स्थापना की थी। क्या? बिल्कुल सही है, उसने गोदामों की स्थापना की थी। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। हाल प्रश्न नंबर 80 हाल ही में सुर्खियों में रहे विंडफॉल टैक्स का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सर्वोत्तम वर्णन करता है कि यह एक अनपेक्षित या अप्रत्याशित रूप से हुए बड़े लाभ पर लगाया गया कर है। यानी जरूरत से ज्यादा अगर लाभ हो जाए उस पर लगाया जाता है ये कर। इसीलिए विंडफॉल टैक्स इसका प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 81 उलूग खां या बलबन। उलूग खां, इसको बलबन को ही उलूग खां बोला जाता है।
इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने चहलगानी प्रणाली की शुरुआत की थी क्या? नहीं, इसने नहीं। इल्तुतमिश ने चहलगानी तारीख तुर्क ए चहलगानी यानी 40 सरदारों की एक एक संस्था की स्थापना की थी, इसीलिए ये नहीं होगा, ये गलत है। उसने पहली बार विकेंद्रीकृत सरकार का युग की शुरुआत की। विकेंद्रीकृत सरकार के युग की शुरुआत की थी क्या? नहीं, ये विकेंद्रीकृत नहीं, सत्ता को केंद्रीकृत किया, ये केंद्रीकृत की शुरुआत की, इसीलिए यह भी ऑप्शन गलत है। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की। नहीं, ये 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 अलाउद्दीन खिलजी था, ये बलबन नहीं था। इसीलिए आपको बोलते हैं क्या सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 82 पूछ रहा है कि केंद्रीय बजट 2023 में समुद्र तटों के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिस्टी योजना की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिस्टी योजना को मनरेगा और कैंपा के बीच समन्वयन के माध्यम से लागू किया जाएगा क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भारत का लगभग 40% मैंग्रोव अकेले उड़ीसा के राज्य में पाया था। नहीं, ये तो गलत है भाई। हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में लगभग 42.45% मैंग्रोव मैंग्रोव पाया जाता है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन सही है, ओनली वन सही है। प्रश्न नंबर 83 भारतीय इतिहास के संदर्भ में अग्रहार शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, अग्रहार शब्द का अर्थ होता है कि शाही संरक्षण द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया भूमि अनुदान अगर ब्राह्मणों को दिया जाता है, वो भी शाही संरक्षण से, इसके लिए अग्रहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आंसर हो जाएगा बी, आंसर होगा बी 83 के बी। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? अब देखिए, फर्नाओ नुनिज ये विजयनगर के राजा जो थे अच्युत राय के शासनकाल में आया था 1535 से लेकर 37 के बीच में, इसीलिए ये सही है, आया था। निकोलो डी कोंटी ये विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था, जो 1414 से लेकर 1438 तक रहा। अब्दुल रजाक ये भी देवराय सेकंड के दरबार में आया था। और इब्न बतूता ये हरियर प्रथम के दरबार में आया था। इसीलिए ये चारों सही होंगे, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 85 मुगल शासन के दौरान अपनाई गई दशहला प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भू राजस्व की जब्ती प्रणाली पर संशोधित संस्करण था क्या? ये भू राजस्व की जब्ती प्रणाली पर संशोधित संस्करण था क्या? नहीं, ये गलत है। इस प्रणाली के तहत सॉरी ये गलत है, ये सही है। भू राजस्व जब्ती प्रणाली का संशोधन संस्करण था। इस प्रणाली के तहत फसल की कढ़ाई या उसकी कटाई और गट्ठर बांधने के पश्चात उपज को किसानों और राज्यों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जाता था। नहीं, ये गलत है। इस प्रणाली में उपज को किसानों और राज्यों के बीच एक निश्चित अनुपात में बांटा जाता था, और ये जरूरी नहीं था कटाई और गठाई के बांधने के पश्चात भी, अथवा कटाई से पूर्व भी कभी भी विभाजित कर दिया जा सकता था। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2 गलत है। यानी क्या पूछ रहे हैं, कौन सा सही नहीं है, इसीलिए 2 से नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 86 मौर्योत्तरकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रसिद्ध बंदरगाहों में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है?
भारत के पूर्वी तट पर देखिए मौर्य काल के समय पूर्व में अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति दो बंदरगाह थे, जबकि पश्चिमी तट पर भरौच और सोपारा दो बंदरगाह थे। अब आपको पूछ रहा है कि पूर्व तट पर अवस्थित कौन था, तो पूर्व तट पर अवस्थित था ताम्रलिप्ति और अरिकामेडु। अरिकामेडु 3 और 4 3 और 4 3 और 4 ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी सही है। 27वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। प्रश्न नंबर 88, इसमें भी रंगमंच दिया गया है और ये दिया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है। ये पहला है दशावतार ये कोंकण और गोवा क्षेत्र से संबंधित है। बिल्कुल सही है। कुटियाट्टम केरल क्षेत्र से संबंधित है। यक्षगान जो है वो तेलंगाना से संबंधित नहीं है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक से संबंधित है, वो कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित है। थेरुकुथु ये तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए 1 2 3 केवल 3 युग्म ही सम्मिलित है, केवल 3 युग्म ही सम्मिलित है। फिर दिया है कि कितने युग्म कौन कौन से सम्मिलित है। क्षेत्रीय संगीत दिया गया है और उसका क्षेत्र दिया गया है। लोटिया क्षेत्र कहाँ से संबंधित है? लोटिया क्षेत्र राजस्थान से संबंधित है, इसलिए गलत है। छकड़ी जो क्षेत्रीय संगीत जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? कश्मीर से। बिल्कुल सही है। दसकठिया कहाँ से संबंधित है? दसकठिया उड़ीसा से संबंधित है। बिल्कुल सही है, ये भी सही सम्मिलित है। पंडवानी कहाँ से है? ये छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल सही है। इसीलिए 2 3 4 ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 90 अब बहुत नजदीक है। 10 प्रश्न और इसके बाद है। ये वर्णन करता है, अब बताइए किस श्रेणी के उपकरण को वर्णित करता है। यह वाद्य यंत्र का एक रूप है जिसमें एक खोखली नलिका में हवा भरकर अर्थात फूंक कर मारने पर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। हवा के मार्ग को नियंत्रित करके स्वर की ऊंचाई सुनिश्चित की जाती है और वाद्यों में बने छेदों को उंगलियों की सहायता से क्रमशः खोलकर और बंद करके राग को बजाया जाता है। उपयुक्त परिच्छेद में से किसका वर्णन किया गया है? इसको बोलते हैं सुशीरवाद। अरे शादी विवाह में आप जो देखते होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं जो फूंक कर बजाया जाता है उसी को सुशीरवाद बोलते हैं। अब प्रश्न नंबर आ जाए। प्रश्न नंबर 91। सूफी मत के संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार कीजिए। इधर पद दिया गया है, इनका विवरण या अर्थ दिया गया है। हैदरी पद किससे संबंधित है? ये सूफी संत से संबंधित है। हैदरी पद जो है, हैदरी, कलंदर, मदारी, मलंग, ये सब सूफी संत से संबंधित है, इसीलिए सामुदायिक संस्कृति तो गलत है। जियारत जो है सूफीवाद में सूफी संत की दरगाह की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है। तीर्थ यात्रा की प्रथा है। बिल्कुल सही है। खलीफा सूफी संत के वारिस, खलीफा जो है वो सूफी संत का वारिस था। बिल्कुल सही है। और मसनवी सूफी कविताएं को संदर्भित करता है। बिल्कुल सही है। इसीलिए केवल 3 युग्म सम्मिलित है, जबकि एक गलत है। प्रश्न नंबर 92 यानी 92, धर्मपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पाल वंश का संस्थापक था? नहीं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। 750 में स्थापना किया था। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा के बाद दूसरे सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरे। यह बिल्कुल सही है। कनौज क्षेत्र पर दावे के कारण प्रतिहार शासक वत्सराज के साथ उसका संघर्ष हुआ था क्या? बिल्कुल सही हुआ।
सही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। प्रश्न नंबर 93, भारतीय इतिहास के संदर्भ में रेखा पीरा, पिंडा देउल और खाखरा संबंधित किससे संबंधित है? और खाखरा किससे संबंधित है? पूर्वी भारत में मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। पूर्वी भारत में मंदिर वास्तुकला से संबंधित ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा के जो क्षेत्र है, उड़िया शैली, उसमें देखने को मिलेगा आपको। प्रश्न नंबर 94, तमिल साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले बोल रहा है कि शिल्पा अधिकारम। शिल्पा अधिकारम के जो लेखक थे वो थे इलांगो अडिगल। शिल्पा अधिकारम में जो ये इसको बोला जाता है कि ये इसमें पायल की कहानी है। मणि मेखलाई के रचनाकार कौन है? ये हैं चत्तानार। इसमें मणि मेखलाई की कहानी है। तिरुकुरल के लेखक जो हैं ये तिरुवलूर, ये सही है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक युग्म ही सही है। प्रश्न नंबर 95, हड़प्पा व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हड़प्पावासी व्यापार में आहत सिक्कों का प्रयोग करते थे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था, इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे, इसीलिए इसको नहीं कह सकते हैं। हड़प्पावासी के अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे क्या? बिल्कुल थे। इसीलिए हम इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 96, कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और बलबन द्वारा पूरा किया गया। नहीं, बलबन के द्वारा नहीं पूरा किया गया था, ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, इसीलिए ये कथन गलत है। कुतुब मीनार से जुड़ा अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था क्या? बिल्कुल सही है। इसीलिए आंसर हो जाएगा एक, ओनली एक सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा है, इसलिए ओनली वन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चार्ट जीटीपी का शब्द का सही वर्णन करता है? यह ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। बिल्कुल सही है, ये डी, आंसर डी। सुर्खियों में रहने वाला पद विंडसर फ्रेमवर्क किसके बीच संबंधों के संदर्भ में जाना जाता है? ये विंडसर फ्रेमवर्क जो है, विंडसर फ्रेमवर्क 58 के बीच ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच संबंधों को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 99, फिर से स्टेटमेंट बोला कि यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मैतेई चंद्र कैलेंडर के लामता यानी फरवरी मार्च की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह सूर्यास्त के ठीक बाद शुरू होता है और उसके बाद पुआल की झोपड़ी का दहन होता है। होली के विपरीत यह पारंपरिक तरीकों से 5 दिनों तक मनाया जाता है। इन 5 दिनों के दौरान मणिपुर दिन में खेल आयोजनों से और रात में पारंपरिक थबल चोंगबा नृत्य के साथ जीवंत उठता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस महोत्सव का वर्णन करता है? ये कौन सा महोत्सव है? तो ये महोत्सव है यावो सांग महोत्सव। अब आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है, यह एक बहु एजेंसी संस्था होगी जो समूह ख और ग यानी गैर तकनीकी नौकरियों सहित सभी गैर राजपत्रित पदों के लिए परीक्षा आयोजित करेगी। बिल्कुल सही है।
इसे 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। बिल्कुल सही है। यह समान पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। दोस्तों, आज अगर आपको अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी